हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का पार्ट। इसमें हम पार्ट देखेंगे सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसके डिफरेंस का पार्ट। इसके अलावा आपको पता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, वो भी कवर करेंगे। फिर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस का पार्ट। ये सारा पार्ट हो गया, सिंपल पार्ट था। इससे ज़्यादा टिपिकल पार्ट आपका आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने ये 11th वाले पार्ट में वैसे ही कवर किया हुआ है। और जनरली देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सबको आते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं जो आपको दिक्कत करते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा पार्ट। अराउंड 4 पेज होंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको इलस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएंगे। 2 इलस्ट्रेशन कवर किए हैं, उसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको ज़रूर सॉल्व करने। उसके जो भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा, मैं आपको जब भी पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कवर कराऊंगा उसके साथ प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं जो नई पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके साथ आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उनको ज़रूर आप सॉल्व करना। और जब पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के और इससे रिलेटेड कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, या तो उसके साथ कवर कर दूंगा या नई पीडीएफ में आपको वापस से कवर करके दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। सबसे बेसिक है, सिंपल पार्ट है। दोनों को एक साथ बताऊंगा, कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप चाहिए पढ़ के देख लेना, या आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको पढ़ा के दिखा दूंगा। देखिए, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। जब भी आप कोई परमानेंट एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, जो कि आपको पता है कि नाम ही क्या है, परमानेंट एसेट्स, जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ आएगी। अब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके बिजनेस की जो भी अर्निंग कैपेसिटी है उसको आपको इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, याद रखना, मेंटेन नहीं करना। अगर आप मेंटेन की बात करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बोला, जो भी आपने परमानेंट एसेट्स एक्वायर की उसके थ्रू आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस की जो भी अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज आ रही है। या आप अपनी परमानेंट एसेट्स में इंप्रूव करना चाहते हो। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लोर है, आपने एक और फ्लोर बना दी, तो आपको पता है कि इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपका बिजनेस है, उसमें आपको और वर्कर की ज़रूरत है और पर्टिकुलर मशीन इनको ऑपरेट करने की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ पे लगाओगे, जगह ही नहीं है। तो आपने क्या करा, बिल्डिंग एक और क्या कर दिया, फ्लोर बना दी, उस पर मशीन लगा दी, उसमें वर्कर एम्प्लॉय कर दिए, तो आपका बिजनेस बढ़ा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी के इंक्रीज की बात कर रहा है, मेन पॉइंट याद रखना। और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहे हैं। जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो फ्यूचर में भी आपको मिल रहे हैं। करंट में तो मिल ही रहे हैं, आपको पता है जिस साल आपने खरीदी, पर उसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, यानी सारी फिक्स एसेट्स के पार्ट जो आप खरीदते हैं। इसके अलावा जो भी टेंजिबल की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इंटेंजिबल की भी बात कर रहा हूँ, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, तो वो सारा पार्ट एक तरीके से आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि उसके बेनिफिट भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली क्या होते हैं, जो कि आपके बिजनेस में एक तरीके से नॉर्मल कोर्स में काम आते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, या बोल सकते हो डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, या रेगुलर ऑपरेशन के लिए आपके काम में आते हैं। तो आप क्या बोलते हो, एक तरीके से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे आप वर्कर को क्या कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, आप गुड्स मंगा रहे हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो, कैरिज दे रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या जो भी फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो डायरेक्ट, यानी स्टॉक एंड ट्रेड जिसको बोलते हैं, तो वो परचेज कर रहे हो, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। आप ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी खर्चे पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, रेंट के, ऑफिस के जो भी खर्चे पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो आपको करंट पीरियड के लिए मिल रहा है, करंट ईयर के लिए मिल रहा है। अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी या हटा दिया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एम्प्लॉय से काम करा रहे हो तो करंट में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एम्प्लॉय हटा दिया तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हो तो बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन में काम आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आपके एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस नहीं कर रहे तो वो आपके बेनिफिट में कन्वर्ट होंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के काम आ रही है। तो यहाँ पे ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आपने लैंड, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, एक बार खरीद ली, आपका 5 साल का, 10 साल का काम हो गया। एक फोटोग्राफर है, अगर कैमरा खरीदता है तो वो क्या करता है कि देखो कैमरेज और भी बहुत आते रहते हैं नए नए, तो वो क्या करता है, बाद में धीरे धीरे करके परचेज करता है। पर उसको पता है कि जो उसने पहला कैमरा खरीदा तो वो उसको 4-5 साल तक यूज़ करता है, फिर कोई नई टेक्निक आती है, फिर खरीदता है। तो आपको पता है कि उस पुराने कैमरे को भी वो क्या करता है, 10-15 साल यूज़ करता रहता है, फिर जाके वो सोचता है कि यार अब इसको रिप्लेस कर देना चाहिए।
तो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका? रेगुलर हो गया एक तरीके से। या आपको पता है कि मंथली मंथली एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया, जो बार बार अकर होता रहता है। समझ गए? इस तरीके से आपका पार्ट आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको करंट के लिए बेनिफिट। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिए। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है और एग्जांपल भी मैं कवर करूँगा, पर इसमें दे रखे हैं, तो इसलिए देखिए मैं आपको अलग से बताऊँ फिर वापस से बोल के बताऊँ तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सिंपल पार्ट है। यहाँ बोल रहा है दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एन परमानेंट एसेट्स और विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग जैसे अलग अलग बोलिए, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स। अब देखो पेटेंट्स एटसेट्रा बोल दिया तो इसमें क्या आएगा? इंटेंजिबल फिक्सेड भी आएगी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोल रहा है? ऑल दीज असेट्स स्टे इन बिजनेस एंड आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इसका मतलब ये रीसेल के पर्पज़ के लिए नहीं है। अगर मैं कोई मशीनरी खरीद के बेचने का काम करता हूँ तो मेरे लिए गुड्स होंगे, वो मेरे लिए क्या होंगे? गुड्स। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा? परचेज किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेल किया रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसे बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए गुड्स हैं। अगर फर्नीचर खरीदने बेचने का काम करता हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स हैं। लेकिन अगर मैं उसको बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूँगा, किसमें? बिजनेस में, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा, ठीक। मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूँगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो ये बोल रहा है कि इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अदर एग्जांपल में क्या बोल दिया? आपने गुडविल यानी किसी का बिजनेस खरीदा, कोई आउटगोइंग फर्म है, मतलब जो फर्म जिसको आपने परचेज कर लिया, तो उसका एक एस्टेब्लिश नेम था, उसका बहुत ज़्यादा नाम था, तो उसके जो कस्टमर्स हैं एक तरीके से आपको पता है कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आप उसके नेम का यूज़ कर रहे हो। तो उसके नेम का यूज़ करने के लिए जो आपने उसकी नेट एसेट से ज़्यादा उसको अमाउंट पे किया है, उसकी नेट एसेट है कितनी? मान लो कि 1 करोड़ की, और आपने 1 करोड़ 20 लाख पे की है, यानी पीसी, परचेज कंसिडरेशन 1 करोड़ 20। तो जो 20 लाख ज़्यादा पे की है वो किसके करे? गुडविल, वो आपकी क्या हो गई? गुडविल। अब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर नेम के थ्रू आप आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक अर्न करोगे, तो आप उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। 5 साल है तो 5 साल में, 10 साल है तो 10 साल में, लेकिन आपने उसको हर साल किस में दिखाया? पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में दिखाया, ठीक। तो ये बोला सिंस इट विल अट्रैक्ट द ओल्ड फर्म्स कस्टमर एंड दस विल रिजल्ट इन हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। इसी तरीके से आपको बोल दिया कि कभी कभी आपके वर्किंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे हो वो हैंड ड्रिवन यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करा? उसको पावर ड्रिवन मशीन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसका एग्जांपल तो कुछ मशीन होगी जिसमें आप बोल सकते हो कि मैनुअली वर्क ज़्यादा होता था, लेकिन आपने उसको ऑटोमेटेड मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ये एग्जाम्पल सिंपल वाला देखना चाहते हो तो टेलर, तो आप जानते हो कि अगर वो मैनुअली काम करता था तो वो एक दिन में 2 कपड़े ही सिल पाता था, लेकिन अगर उसने उस पर मोटर फिट करा दी तो उसका काम आसान हो जाता है, और एक दिन में वो क्या करता है? 4 कपड़े, 5 कपड़े, क्योंकि उस हिसाब से उसको यूज़ करना भी आ गया और जल्दी जल्दी क्या होता है? उसका काम भी हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? वर्किंग एक्सपेंसेस उसके रिड्यूस हो गए। या आप ऐसे बड़े बिजनेस में देख सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जैसे उसको पावर ड्रोन मशीन में कन्वर्ट किया तो आपको जहाँ पहले 10 वर्कर की ज़रूरत होती थी अब 1 वर्कर की, तो आपके वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो गए, ठीक। तो इस तरीके से आपको बोल रहा है। तो ये बोला जो भी ये होते हैं या जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक तरीके से आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक्सपेंडिचर जो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि डे टू डे एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे अनलेस, जब तक कि देयर इज़ ए टेंजिबल असेट्स टू शो फॉर इट। अगर उसका नाम ही टेंजिबल फिक्स रेट के फॉर्म में है, चाहे उससे कैपेसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रही, तब भी उसको आपको फिक्स रेट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होते हैं जिससे आपकी बिजनेस की क्या होती है? अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। या आपको पता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि आप जो परमानेंट एसेट्स एक्वायर कर रहे हो उसके साथ साथ आपके पास जो एसेट पड़ी है उसको आप इम्प्रूवमेंट का भी काम कर रहे हो, उसको आप सही भी कर रहे हो, तो उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला कि देखो आपकी एक बिल्डिंग है उसमें 3 फ्लोर है, ठीक है, तो आपने एक और फ्लोर बना दी। तो आपको पता है कि क्यों? क्योंकि वर्कर आपका बिजनेस बढ़ गया था, तो आपको उस केस में क्या था? मशीनरी को सेटअप करने की, इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे तो जगह थी नहीं, तो आपने एक और क्या कर दी? फ्लोर बना दी, फिर उसमें मशीनरी सेटअप की, वर्कर लिए, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, सेल बढ़ी, तो जिससे आपकी क्या हो गई? अर्निंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी। उसी तरीके से एक और पॉइंट बोल रहा है कि जब तक जैसे एसेट क्या होती है? रेडी फॉर यूज़ होती है। मतलब आपको पता है कि सपोज करो अगर कोई आपने एसेट मंगाई कहीं से, तो उस पर जो कैरिज लगा, ठीक है,
अगर आपने एसेट मंगाई तो उसको इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा, तो वो भी किसका पार्ट है, आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, ना कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है, जैसे ही आप उसको यूज़ करते हो उसके बाद के जो भी खर्चे आते हैं, उसके बाद के क्या खर्चे आ सकते हैं, मशीनरी पे रिपेयर, क्योंकि आपको पता है कि टीयर वीयर टूट फूट होती है, टाइम के साथ साथ घिसावट आती रहती है, तो ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उस केस में आपको पता है कि वो पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आप उसको यूज़ करते रहते हो, तो उस पर टूट फूट होगी, तो वो रिपेयर का पार्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कोई अगर आपने पुरानी मशीन खरीदी, क्या खरीदी, पुरानी मशीन या पुरानी फिक्स रेट खरीदी, उससे पहले जो भी आप खर्चे कर रहे हो, चाहे रिपेयर के भी कर रहे हो, क्योंकि पुरानी मशीन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक यूज़ नहीं करी, वो सामने वाले ने की थी, आपने उससे परचेज की, तो आपके लिए तो नई के समान है, तो उस पर जो भी आपने रिपेयर किया वो भी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो बोल रहा है ऑल सम स्पेंड अप टू पॉइंट एंड एसेट इज़ रेडी फॉर यूज़, तो यूज़ करने के लिए रेडी है, चाहे आप उसको यूज़ नहीं करो, लेकिन आपको पता है कि यूज़ करने के लिए रेडी फॉर यूज़ याद रखना, शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बोल दिया कि देखिए एक लैंड से रिलेटेड परचेज डीड थी, उसके लिए लॉयर को आपने क्या करी, फीस पे करी, लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, वो सारे किसके पार्ट बनेंगे, लैंड की कॉस्ट से रिलेटेड बनेंगे। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीन है उसके जो भी रिपेयर के चार्जेस, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस, उसको मंगाने के चार्जेस, कैरीज वैरीज जो भी हैं, वो उसकी फिक्स रेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। याद रखना रिपेयर का पार्ट मेन है, कब, अगर सेकेंड हैंड मशीन यूज़ करने से पहले, रेडी फॉर यूज़ से पहले अगर आप रिपेयर करवा रहे हो, जैसे मैंने कोई 20,000 की मोटरसाइकिल खरीदी और उस पर वो पुरानी थी और उस पर 5,000 रुपये का रिपेयर करवाया, किसका, इंजन का काम कराया, तो टोटल मिला के 25,000 मेरी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल होगी, ठीक है। लेकिन मैंने कोई नई मशीन खरीदी तो उस पर कोई रिपेयर का चार्ज बनता ही नहीं है, बल्कि उस पर तो वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, तो हमें पता है कि 1-2 साल तक तो हमारा कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेंस होता है जनरली वो रिपेयर होता है। और आपको पता है कि आप डेप्रीशिएशन भी चार्ज करते हो, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस से रिलेटेड होता ही है। तो यहाँ पे बोल दिया कार्टेज पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी टू द फैक्ट्री फ्रॉम सप्लायर प्रेमाइसेज, जिससे आप खरीद रहे हो मशीनरी, तो उससे उसने क्या करा, आपसे कैरिज चार्ज किया मंगाने का, या जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने आपसे क्या चार्ज किया, कैरिज चार्ज किया। मनी स्पेंड टू इंस्टॉल ए मशीनरी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इसी तरीके से बोल दिया कि जब भी देखिए आपको ये ना, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, मान लो फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो उसके लिए आपने लोन लिया, तो लोन पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो भी क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, या जो भी आपने फिक्स एसेट अक्वायर किया जुड़ जाएगा, पर कब, जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होती, मतलब रेडी फॉर यूज़। जैसे ही बिल्डिंग बन गई उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लोन पे इंटरेस्ट आप खूब सारा चुकाते रहते हो, आपको पता है कि बिल्डिंग बन भी गई उसके बाद भी चुका रहे हो, तो आपको पता है कि बिल्डिंग जैसे ही कंस्ट्रक्ट हुई यानी रेडी फॉर यूज़ हो गई, तब तक का इंटरेस्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है लोन पे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये बोल रहा है ओनली फॉर द पीरियड बिफोर द एसेट्स बिकम ऑपरेशनल, मतलब जैसे ही रेडी फॉर यूज़ होती है उसके बाद का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ना कि कैपिटल। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि जिसके बेनिफिट क्या हो जाते हैं, विद इन ए ईयर एक्सपायर हो जाते हैं उसके एक्सपेंडिचर के टाइम पे। जब एक्सपेंडिचर करोगे तो उसके विद इन ए ईयर क्या बोल रहा है, ये एक्सपायर हो जाते हैं उसके बेनिफिट। मतलब हम बोलते हैं कि जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के लिए मिलता है, हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम आते हैं, जो रेगुलर बिजनेस के ऑपरेशन के लिए खर्चे किए जाते हैं। आपने गुड्स खरीदा, वर्कर को वेजेस पे करी, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, आपने कैरीज का पार्ट पे करा, माल बेचते समय कैरीज पे किया, आपने सेलिंग के एक्सपेंस पे किए, सेल्समैन कमीशन, आपने ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस दिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कन्वेंस एक्सपेंस हो गए, वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। तो बोल रहा है एंड विच आर इंकर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, देखो आगे ना, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने जो एसेट खरीदी वो आपकी मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मान लो रिपेयर करवा रहे हो, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है कभी कभी, तो वो क्या पार्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट पेड फॉर वेजेस, सैलरी, कैरीज, रिपेयर, रेंट एंड इंटरेस्ट, ये सारे नॉर्मल एग्जांपल आपको पता है। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक। टू द एक्सटेंस द मैटर आर यूज्ड अप दे विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू। अब इसमें क्या बताना, कॉस्ट इंकर टू एक्वायर एन एसेट्स आर कैपिटल बट कॉस्ट इंकर टू कीप दैम इन वर्किंग कंडीशन और टू डिफेंड देयर ओनरशिप आर रेवेन्यू। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है कि किसी एसेट को खरीदने के लिए जो कॉस्ट इंकर करी, तो तब तक तो वो क्या कैपिटल, जो ऊपर हमने पढ़ा भी अभी, ठीक है, जो भी लीगल एक्सपेंस किए,
या मशीन को इंस्टॉल करने से पहले के जो भी खर्चे किए, तो वो रेडी टू यूज़ से पहले के जो भी खर्चे एक तरीके से वो कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, कैपिटल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उनको वर्किंग कंडीशन में मतलब मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे किए या ओनरशिप को डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चे किए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फी पेड टू ए लॉयर फॉर चेकिंग वेदर ऑल द पेपर्स आर इन ऑर्डर बिफोर लैंड इज परचेज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कब बोला, लैंड परचेज करने से पहले लॉयर को, यानी जो भी लीगल एक्सपेंस पे किए। बट इफ लेटर ए सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द परचेजर, मतलब खरीदने के बाद उसको हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में आराम से उस लैंड को या बिल्डिंग को, उसके बाद किसी ने हम पे केस फाइल कर दिया, तो जो भी लीगल एक्सपेंस लगेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लीगल फीस जो भी लॉयर की होगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का यूज़ करना चालू कर दिया था। ठीक है, अब डिफरेंस जो दे रखा है वो मैंने आपको बताया, सेम टू सेम है, चाहे आप एक एक करके देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है सिंपल पार्ट है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स, जो कि एक तरीके से रीसेल के पर्पज़ के लिए काम में नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि अगर रीसेल के लिए होगी तो वो आपके लिए गुड्स होगी। अगर मैं मशीनरी कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम करता हूँ तो मेरे लिए गुड्स हैं। गुड्स है तो उस केस में क्या होंगे, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे अगर परचेज करता हूँ, और बेचता हूँ तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, क्योंकि आपको पता है बेचता हूँ तो वो सेल ऑफ गुड्स कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर खरीदता हूँ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि परचेज ऑफ मटेरियल, तो वो फर्नीचर मशीनरी कंप्यूटर मेरे लिए मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, मेरे लिए एक तरीके से क्या कहलाएगा, स्टॉक इन ट्रेड, ये भी कहला सकता है अगर मैं डायरेक्ट खरीदता हूँ। अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल के फॉर्म में होंगे, जो भी उसके कंपोनेंट या पार्ट्स होंगे या इनपुट होंगे, जिससे मैं आउटपुट बनाता हूँ, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बताया था, एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सेल्स एज ऑल्सो द अपकीप ऑफ फिक्स एसेट्स एटसेट्रा। ये बोल रहा है कि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बोला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस के जो भी खर्चे हैं वो भी पर्टिकुलर आपके इसमें आ जाते हैं। फिर आपको बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर सीक्स टू इंप्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। तो देखो ये इंप्रूव या इंक्रीज और ये मेंटेन। ये देखिए मैंने क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जनरली होते हैं वो कभी कभी ही होते हैं, तो इसका मतलब वो नॉन रिकरिंग आउटले, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, आपके बार बार इंकर होते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करते हो बिजनेस में, तो आपको पता नहीं लगाते हो, तो उस केस में आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अब आपको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी। अगर एक साल काम कराया उसको हटा दिया, ठीक है, तो फिर आपको सैलरी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता जा रहा है, तो वो रिकरिंग फीचर क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉई काम करता रहता है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो जनरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फिक्स हैं, आपको देने पड़ेंगे। कुछ आपके वेरिएबल होंगे, ठीक है, कुछ आपके फिक्स एक्सपेंस होंगे। लेकिन आपको पता है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको ओवर सेवरल ईयर्स मिलता है, तो जब भी आप भूल जाओ तो आप याद रखो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर बेनिफिट ऐसे बोल सकते हो, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट बेनिफिट। ठीक है, तो जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी सालों तक आगे मिलता रहता है। हैंस ओनली ए स्मॉल पार्ट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन टू इनकम स्टेटमेंट एंड द रेस्ट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। वही बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, जब फिक्सेड खरीदते हैं 1 लाख की, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन को P&L में दिखाया 10,000 को, और 90,000 जो बचा उसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया, सिंपल पार्ट। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड द एंटायर अमाउंट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, यानी वो P&L में दिखा दिया जाता है कि पूरा का पूरा अमाउंट, इसको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। लेकिन देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा अलग पार्ट है। याद रखना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नेचर में तो क्या होते हैं, रेवेन्यू टाइप के होते हैं, नेचर में तो रेवेन्यू टाइप के होते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो उस साल कंज्यूम नहीं किया जा सकता, उस साल यूज नहीं किया जा सकता, उससे आगे सालों तक मिलता रहता है, 3-4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए मिलता रहता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया, मान लो आपने थम्स अप, कोका कोला इनकी ऐड देखी होगी, तो सलमान खान सेलिब्रिटीज से ऐड करवाते हैं। अगर आपने गुटखा कंपनी की भी देखी होगी तो अजय देवगन से ऐड कराते हैं, ठीक है, चाहे वो पान मसाला के फॉर्म में कराते हैं, पर आपको पता है कि वो ऐड करवा रहे हैं। अब वो ऐड करा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आती है, मान लो कि एक कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल 12 रुपीज़ की आती है, नॉर्मल आप 300 ml की बात कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट यानी 2 से 3 रुपये होगी मान लो, या उससे कम भी हो सकती है। तो आपको पता है कि वो 2-3 रुपये की कॉस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसमें सेलिब्रिटी या स्टार फैक्टर को ऐड कर दिया और उनको बहुत ज़्यादा क्या करें, अमाउंट पे करा, करोड़्स में अमाउंट पे करा। और इसके अलावा क्या करी, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, कैसे भी करके उन्होंने एड्स करी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए। तो उन्हें पता है कि वो ऐड अब पर्टिकुलर चलती रहेगी, तो आप देखते हो कई एड्स आपको काफ़ी सालों तक दिखती रहती है टीवी पे, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक।
तो उसका बेनिफिट वो उठाते रहेंगे, वो कंपनी उठाएगी। तो उस केस में क्या बोलेंगे, सपोज करो अगर उसने 1 करोड़ के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिए और उसको पता है कि इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक मिलेगा, ठीक है, तो 1 करोड़ अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 लाख 20 लाख 20 लाख जो एक्सपेंडिचर चार्ज करेंगे हर साल, वो कितना चार्ज करेंगे, 20 20 20। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के थे लेकिन उनको रोक लिया गया, यानी उनका कुछ पार्ट आपने पीएनएल से चार्ज किया और बाकी पार्ट आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो आपने कुछ पार्ट क्यों चार्ज किया, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले सालों तक मिलता रहेगा। अब कितने साल तक, 3 से 5 साल जनरली बोल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है, एक तरीके से नई ऐड करनी पड़ती है और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो शुरू में आपने मेगा एडवर्टीजमेंट कर दिया जब कोई नया प्रोडक्ट आया, ऐसा भी हो सकता है। तो बोला दे आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच मे बी इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू बट देयर बेनिफिट में नॉट बी कंज्यूम्ड इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंकर्ड। तो बेनिफिट उस साल पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि वो आगे के लिए भी मिलता रहेगा। रादर द बेनिफिट में बी एक्सटेंडेड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। आ गया। फॉर एग्जाम्पल, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लाइन और डेवलपिंग ए न्यू मार्केट। तो कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते समय या नए मार्केट पे डेवलप करते समय, नए मार्केट में जाते समय आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया। चार्जेज ऑफ दीज एक्सपेंस आर डेफर्ड बिकॉज सच एक्सपेंसेस बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसलिए जो आपने 1 करोड़ एक्सपेंडिचर किए थे उसको आपने 5 साल में यानी 20 लाख बांट दिए। तो उस केस में आपने क्या करा, पहले साल में 20 लाख एक्सपेंडिचर दिखाया, बाकी 80 लाख आपका बैलेंस शीट में आया। फिर आपने अगले साल 20 दिखाया तो बाकी 60 लाख बैलेंस शीट में आया। ऐसे करते करते वो 5वें साल के एंड में राइट ऑफ हो गया, पूरा खत्म हो गया। देखिए फिर ये बोल रहा है द मैचिंग प्रिंसिपल डिमांड दिस, मतलब ये जो पर्टिकुलर अप्रोच आप कर रहे हो 20 लाख जो मैंने आपको बताया पीएनएल से, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल, आपको एक्सपेंस तो चार्ज करना ही है लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका कुछ ही प्रपोर्शन चार्ज कर रहे हो। तो बेसिस ऑफ चार्ज इज यूजुअली प्रपोर्शनेट टू द बेनिफिट कंज्यूम्ड और रिप्ड। तो एक तरीके से बेसिस ऑफ चार्ज क्या है कि आप पीएनएल में कैसे चार्ज कर रहे हो, कि उसका बेनिफिट कितने साल के लिए मिल रहा है, बेनिफिट कितने साल के लिए कंज्यूम किया। अगर आपने एडवर्टीजमेंट के खर्चे का बेनिफिट 5 साल तक कंज्यूम किया, 5 साल तक बेनिफिट मिला, तो आप एक्सपेंसेस को 5 ईयर में बांट रहे हो। 10 ईयर तक मिला तो 10 ईयर में बांट रहे हो, ऐसे। ठीक। अब ये बोल रहा है कि प्रैक्टिस विच वेरीज कंसिडरेबली इज टू राइट ऑफ द अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर इन विच द बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू अक्रू से 3 to 5 ईयर। ये बोल रहा है कि प्रैक्टिस जो कि हम राइट ऑफ करना चाहते हैं एक्सपेंसेस को उनके बेनिफिट के ईयर के अकॉर्डिंग, तो जनरली हम बोल सकते हैं 3 से 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। If the expenditure can be earmarked as being in respect of specified object, the expenditure should be written off during the life of that object। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर को ईयरमार्क किया कि यार ये तो डेफर्ड है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कि ये नई लाइन ऐड की है हमने तो उस पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, यानी वो कितने साल बेनिफिट देगा प्रोडक्ट, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू 5 साल देगा, तो इसलिए आपने उसको 5 साल में राइट ऑफ किया। एग्जाम्पल, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑन ए न्यू प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभी देखो डेफर्ट में और भी चीज़ें जोड़ देते हैं, जैसे एक्सीडेंटल लॉसेस बोल दिया, लाइक लॉस अराइजिंग फ्रॉम ए फायर और एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो उसका जो लॉस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सालों में बांटना पड़ेगा, 3 साल 5 साल ऐसे बोल रहा है। तो बोला द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ इज शोन एंड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बोल रहा है कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में एसेट। अब देखिए जनरली आप पार्टनरशिप फॉर्म में देखते हो जहाँ पे आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखता है, लेकिन जब आप कंपनीज़ की बात करते हो तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आजकल हम क्या करते हैं, हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस का जो पार्ट है वहीं से ही राइट ऑफ कर लेते हैं, तो उसमें से ही डिडक्ट कर दिया जाता है। तो बोल रहा है इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि रिवाइज शेड्यूल 6 उसके अकॉर्डिंग आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है, शेयर होल्डर फंड आता है, उसके अंदर शेयर कैपिटल आता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उस रिजर्व एंड सरप्लस में से इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रखा है कि एक तरीके से क्या होता है, रेवेन्यू होता है कैरेक्टर में, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है, उस ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर में एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब आगे आने वाले टाइम तक बेनिफिट मिलता है, और इज एप्लीकेबल आइदर होली और इन पार्ट टू द फ्यूचर ईयर। या बोल रहा है कि जो रेवेन्यू कैरेक्टर का होता है जिसका बेनिफिट उस साल आपने एग्जॉस्ट नहीं करा, यूज़ नहीं करा, लेकिन उस एक्सपेंडिचर को जो आप यूज़ कर रहे हो क्या कर रहे हो, आने वाले टाइम तक यूज़ कर रहे हो, एक तरीके से उसका बेनिफिट उठा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर को जो राइट ऑफ कर रहे हो आइदर होली या पार्टली फ्यूचर ईयर्स में कर रहे हो। और इज एक्सीडेंटल विद हैवी अमाउंट
एंड इज़ नॉट प्रूडेंट टू चार्ज इट अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। अगर आपको पता है कि अगर आपने 1 करोड़ के एक्सपेंस किए जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो 1 करोड़ का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो आप खुद सोचिए अगर आपका 1 करोड़ का एक्सपेंस आपने उसी साल चार्ज कर दिया पीएनएल में, यानी पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके, तो क्या पता आपका उस साल का लॉस दिखने लग जाए। क्या दिखने लग जाए? टू नेट लॉस। तो वो गलत हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको ओवर द पीरियड राइट ऑफ करना है, सीधी सी बात है। अब आपको बोल रखा है कि इसमें 3 कैटेगरीज दे रखी है डेफर्ड रेवेन्यू की, अगर आपको देखना है। सबसे पहले तो वही स्पेशल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो चाहे आप ये पढ़ के देख लेना जो मैंने आपको बताया, सेम वही है, यानी जो आप हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हो एक ही आ सकता है, ठीक, जिसमें आप एक्सपेंसेस एक तरीके से क्या बोलते हो, ओवर द पीरियड चार्ज करते हो, यानी उसके बेनिफिट के पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा बोल रहा है एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड विच फॉर एनी साउंड रीजन इज कंसिडर्ड एज एन असेट्स और मोर प्रॉपरली नॉट कंसिडर्ड टू बी अलोकेबल टू द वन अकाउंटिंग पीरियड। आपने किसी सर्विस से रिलेटेड ऐसे एक्सपेंडिचर किए हैं जिसको आपको उस साल चार्ज करना बनता नहीं है, या तो आप क्या कर रहे हो उसको एज ए एसेट्स चार्ज करना चाहते हो, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, तो उस केस में आपको क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पार्ट है वो पर्टिकुलर पार्ट आ गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जनरली आप जानते हो इसको भी आप क्या करते थे, आने वाले 4 साल 5 साल ऐसे राइट ऑफ पर्टिकुलर करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अब रिवाइज शेड्यूल कंपनी के हिसाब से जनरली क्या ये ऐसे राइट ऑफ नहीं करते हैं, सीधा ही हम इसको क्या करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व या जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उससे चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस हो गया है। अब जनरली हम ऐसे नहीं बोलते कि 4 साल 5 साल राइट ऑफ करेंगे। फिर आपको बोल रहा है अमाउंट रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, जो कि अभी मैंने बताया कि देखिए लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, यानी ऐसी एसेट्स जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो उसके थ्रू जो आपका लॉस हो गया और आपको पता है कि उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवर द ईयर राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपको बोल रहा है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड इन ए फॉरेन कंट्री, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब वही हो सकता है, कॉन्फिस्केटेड मतलब तो जब्त करना होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी को फॉरेन कंट्रीज़ में क्या कर दिया, रोक के रख लिया एक तरीके से अपने अंडर में, जो फॉरेन कंट्री उसने ले लिया। शायद एनिमी कंट्री बन गई हो कोई, है ना, आपस में कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, इस वजह से क्या हो गया, उस कंट्री ने जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है जिस फॉरेन कंट्री में, उसने क्या कर दिया, अपने अंडर में ले ली प्रॉपर्टी, तो आपको नुकसान हो गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवर द ईयर राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको शुरू से पता है कि जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, मतलब अराउंड 10 to 15 ईयर्स, ये बोल दिया। जबकि डेफर्ड में क्या बोल दिया, जिसका बेनिफिट फ्यूचर पीरियड के लिए अक्रू होगा, लेकिन जनरली 3 to 5, ठीक। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और द रिजल्टिंग एसेट इज यूजुअली कैपेबल ऑफ बीइंग रिकन्वर्टेड इनटू कैश, तो मे बी एट ए लॉस। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, लैंड बिल्डिंग खरीदी, अगर आपने उसको 10-15 साल यूज़ कर लिया, तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू होगी ही होगी बाद में, स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा, चाहे लॉस भी हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि हैवी लॉस हो गया, सच एस लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 to 5 ईयर में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। इस लॉस को हम कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है। किसी किसी केस में देखिए, अब आप गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उसको जनरली कैश में कन्वर्ट थोड़ी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो आप हल्का हल्का पॉइंट देखिए, इतना टिपिकल मत बनाइए, नॉर्मल देखना है कि यार डेफर्ड का मतलब तो क्या हो गया कि रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या आपको आने वाले टाइम के लिए भी मिलता रहता है। तो उसमें जनरली बस क्या सोचिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। अब आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दे दिया, तो सीधी सी बात है, जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला एसेट के लिए, वैसे ही अगर आप कैपिटल क्या बोलोगे, रिसिप्ट बोलोगे, तो वो लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है, याद रखना। अब वो लाइबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमने हमेशा रखना कि जो एसेट्स खरीदी है, फिक्स एसेट्स, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कभी ना कभी तो बेचेंगे, उनको बेचने पे जो भी पैसा मिलेगा तो वो कैपिटल एसेट हो जाए, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैंने बोला कि मैंने कोई फर्नीचर खरीदा था, उसको 10 साल यूज़ करा, 1 लाख का फर्नीचर था, यूज़ करा, अब उसको जब मैंने 10 साल बाद बेचा तो उससे 30,000 रियलाइज हुए, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो किस में आएगी, कैपिटल रिसिप्ट में आएगी। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है,
मैंने पब्लिक डिपॉजिट इशू करे तो पब्लिक से लोन लिया, एक तरीके से मान के चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो मेरा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का। तो हमेशा रखना जब भी लायबिलिटी बढ़ रही है एक तरीके से, जो भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो वो कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड है। ठीक, किससे रिलेटेड है? कैपिटल रिसिप्ट से रिलेटेड है, याद रखना जब भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बोल रहा हूँ, या जब भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपकी फिक्स्ड है अगर वो कम हो रही है तो कम कैसे होगी? आप उसको बेचोगे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा राइट ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ जब उसको बेचोगे। तो ये बोला कैपिटल एसेट कंप्राइज ऑफ पेमेंट और कंट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर। तो जब भी ओनर क्या करता है? बिजनेस में पैसे देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल रिसिप्ट हुई। पार्टनर जब भी बिजनेस में पैसे देता है तो कैश टू कैपिटल। या कंपनी जब भी क्या करती है एक तरीके से पब्लिक में शेयर इशू करती है तो पब्लिक से पैसा आता है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर नॉर्मल फॉर्म में बोलो। एंड ऑल्सो एनी सम रिसीव फ्रॉम डेबेंचर होल्डर आ गया, एनी लोन, यानी लाइबिलिटी का पार्ट आपको बता दिया अभी तक। फिर इसके अलावा क्या बता दिया? फिक्स एसेट्स को बेचने से कोई भी आपको क्या मिल रही है? सेल प्रोसीड मिल रही है। इसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट बेचने से आपको सेल प्रोसीड मिल रही है, याद रखना। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक, जैसे फिक्स रेट की बात करते हैं तो वैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी बेचा, उससे जो भी अमाउंट राइज हुआ वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, याद रखना। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जनरली आपको पता है कि आपका काम क्या है? गुड्स बेचने का। तो जो भी आप गुड्स बेचोगे उससे जो भी अमाउंट मिला वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपका काम क्या है? एक सर्विस का है, जैसे आप एजेंसी हो, आप गुड्स क्या करते हो? दूसरे के डिलीवर करने का काम करते हो, तो उस पर कमीशन मिलता है, तो कमीशन क्या है आपकी? रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिली? रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो भी कोचिंग की फीस या ट्यूशन की फीस, तो रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल। तभी देखिए इसने ये बोल दिया कि ये क्या है? फर्म की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, जो उसको पता है कि रेगुलर उसको करनी है, उसका एक आउटकम है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। पार्ट ऑफ इट्स रिवॉर्ड फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू पब्लिक, जैसे सेल की, कमीशन मिला, फी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, सर्विसेज देने पर जो भी फीस रिसीव हुई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? जैसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, वो सारा पार्ट आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ सकता है, याद रखना। ठीक है, अब आपको बोल दिया रेवेन्यू रिसिप्ट मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये वही चीज़ है कि आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस, या आप नॉर्मल नेट प्रॉफिट लॉस भी बोल सकते हैं, तो जनरली निकलता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसके अगेंस्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेट ऑफ हो जाने चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पीएनएल से लेना देना नहीं होता, जनरली उसका लेना देना किससे होता है? बैलेंस शीट से होता है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो नॉर्मल आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी आप क्या करते हो? फिक्स रेट बेचते हो, उससे जो भी अमाउंट रिलाइज हुआ, या डिबेंचर शेयर इशू करे तो वो जनरली कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट है, या जो भी आपने लोन लिया उस पर जो अमाउंट आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। अमाउंट रिलाइज बाय सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इज ऑलवेज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बोल रहा है ए रिसिप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ ए सोर्स ऑफ इनकम इज ए कैपिटल रिसिप्ट, जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया? ए रिसिप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इनकम इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका जनरली मतलब यही हो सकता है कि मान के चलिए जो सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैंने बोला फिक्स रेट है, अगर मैंने उसको सब्सटीट्यूट करा, मतलब उसको बेचा, तो उससे जो रिसिप्ट हुई तब जाके क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम को क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, इसलिए। वैसे क्या बोल दिया? ए रिसिप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इनकम, तो इनकम के सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में, कि अगर मैं पर्टिकुलर जो भी क्या है अपनी फिक्स रेट को यूज़ कर रहा हूँ, या उसके थ्रू मैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ एक तरीके से बिजनेस को, इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर आपको पता है कि आप अपनी इनकम, या मैं ये बोल सकता हूँ कि उस मशीनरी का जो भी आपने अमाउंट, सॉरी जो आपने परचेज करी मशीनरी, तो जो भी अमाउंट था एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट के लिए जो भी आपने पेमेंट किया, अगर आप उसको कहीं और यूज़ करते तो आपको फ्यूचर में क्या होता? प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आपने उसको बिजनेस में यूज़ करा, तो उस केस में क्या करा? आपने एक इनकम को दूसरी इनकम की जगह क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे हम बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आते नहीं है। यहाँ पे बस क्या आपको डिफरेंस के पार्ट में दे रखे थे, इसलिए मैंने कवर कर लिया। अब बोल रहा है अमाउंट रिसीव्ड फॉर सरेंडर ऑफ सर्टन राइट अंडर एन एग्रीमेंट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कुछ राइट आपने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? आपने अपनी फिक्स रेट बेच दी, उससे जो आपको पैसा मिलेगा, अब फिक्स रेट आपके काम ही नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपने बेच दी। अगर वो आपके बिजनेस में होती तो उसको आप यूज़ करते, जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपने कुछ राइट छोड़ने के कारण जो अमाउंट रिसीव किया वो जनरली क्या आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, बिकॉज ए कैपिटल एसेट इज बीइंग गिवन अप इन द फॉर्म ऑफ दीज राइट। तो देखो बोल दिया ना, कैपिटल एसेट आपने छोड़ दी तो उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिला। वैसे आपको क्या बोल दिया? अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन
अंडर एन एग्रीमेंट फॉर द लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए यहाँ पे यही आ गया ना कि अगर आपके फ्यूचर प्रॉफिट का लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि आप उन पर्टिकुलर मशीनरी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, उस पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते थे और फ्यूचर में आपको क्या हो सकता था, प्रॉफिट हो सकता था। क्या पता आप इन्वेस्टमेंट कर देते, आपको इंटरेस्ट मिलता, आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई उसको कहीं यूज़ कर लेते तो आपको क्या मिलता, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, फ़ायदा मिलता, जो कि आपको नहीं मिल पाया। पर आपको जो बिजनेस में यूज़ करने से फ़ायदा मिल रहा है इस कंपनसेशन के फॉर्म में, वो आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक तरीके से देखो ये लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको फ्यूचर में इन कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपके बिजनेस में तो मिल रहा है। आपके बिजनेस में तो रेवेन्यू इनकम हो ही रही है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर पैसे को अपने बिजनेस में लगा रहे हो, मशीनरी परचेज कर रहे हो, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो गई। ये बोल रहा है इंस्टीड ऑफ लम्स अप पेमेंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको लमसम में अमाउंट मिलने की जगह ये बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट में मिले, तब भी वो कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्म बन सकता है। और ये बोल रहा है अगर आपको इनकम लमसम में मिलती है तो जनरली वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। लेकिन मैं ऐसे पार्ट नहीं बोल सकता, कैसे भी हो सकता है। देखिए एक कंपनी है, उसको शेयर कैपिटल एक साथ मिल रही है, तो तब भी वो क्या हो गया, लमसम है ना, तब भी वो कैपिटल रिसिप्ट ही है, वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट कैपिटल रिसिप्ट ही है। तो इसको मैं नहीं बोल सकता, ये तो क्या एक तरीके से नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया। फिर आपको बोल दिया अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट कैप्ट फॉर सेल इज रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब गुड्स जो आप बेच रहे हो, जो कि आपने जानबूझ के सेल के लिए रखी है। अब आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट दे रखा है, सबसे सिंपल पार्ट है, बेसिक पार्ट है। देखिए जब भी रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न करते हो, मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जहाँ पे आप रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस कर लेते हो, तो ये कहाँ अपीयर होगा, पीएनएल में अपीयर होगा। एंड आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे प्रॉफिट और फॉर क्रिएटिंग रिजर्व एंड फंड। इसका कुछ हिस्सा आप रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है, या कुछ हिस्सा आप क्या करते हो, बिजनेस में यूज़ कर लेते हो। जनरली ये पार्ट बोल रखा है हावर कैपिटल प्रॉफिट आर दोज विच आर अर्न एज ए रिजल्ट ऑफ सेलिंग सम फिक्स एसेट और इन कनेक्शन विथ रेजिंग कैपिटल फॉर द फर्म। तो आपको बताया कि अगर बिल्डिंग कितने की है, कॉस्ट 450 की, और उसको आपने 475 में बेचा, तो 25,000 क्या आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहलाएगा, और उसको हम किस में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। आप बोलोगे सर डेप्रीशिएशन भी तो लगता है। मान लो कि 450 की मशीन पे 50 डेप्रीशिएशन लग गया, ठीक है, और 4 लाख की मशीन बच गई। उस 4 लाख को अगर आपने 475 में बेचा, तो याद रखना कॉस्ट तक का जो पार्ट है वो कहलाता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि आपने 4 लाख का बुक वैल्यू का पार्ट था। 4 लाख की बुक वैल्यू मतलब WDV, डेप्रीशिएशन लगने के बाद मान लो 50,000 का डेप्रीशिएशन लगा, जब आपने 450 की खरीदी थी, 50 का डेप्रीशिएशन लगा और 4 लाख की बच गई, उसको बेचा कितने में, 4,75,000। तो कॉस्ट से ऊपर जितना भी बेचा 25,000 वो कैपिटल रिजर्व है, लेकिन WDV से ऊपर जितना भी बेचा कॉस्ट तक यानी 450 तक, तो वो 50,000 आपका क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन सा है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो याद रखना कॉस्ट तक के पार्ट तो क्या आएगा आपका, वो रेवेन्यू में आता है, जिसको आप जनरली क्या दिखाते हो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो तभी आप देखना जब भी आप डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग करते थे, यानी जिसमें आप मशीनरी कार अकाउंट कुछ भी बनाते थे, तो आप वहाँ पे क्या करते थे, बाय साइड में करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से आपने 450 की मशीन थी, उस पर 50,000 डेप्रीशिएशन हो गया, तो ये मान के चलो कि 4 लाख की मशीन बच गई, WDV या बुक वैल्यू, उसको आपने 380 में बेचा तो 20,000 लॉस, आपने 420 में बेचा तो 20,000 प्रॉफिट, इसलिए आप उसको क्या दिखाते थे, रेवेन्यू प्रॉफिट के फॉर्म में। लेकिन अगर आप कॉस्ट से ऊपर बेचते हो तो कॉस्ट तक का पार्ट तो आपको किस में दिखाओगे, रेवेन्यू प्रॉफिट में। लेकिन कॉस्ट से ऊपर का पार्ट मतलब ये 25,000, आप देखिए 450 से ऊपर का पार्ट 475 यानी 25,000, वो क्या है, एक तरीके से कैपिटल नेचर का है। तो जब भी कॉस्ट से ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है, ठीक है, यानी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है और कैपिटल रिजर्व में चले जाता है। सिमिलरली व्हेन कंपनी इशूड शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 फॉर 11 ईच, तो वो क्या कहलाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो भी एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्म में ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। कैपिटल प्रॉफिट आर आइदर कैपिटलाइज दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विच में बी यूटिलाइज फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज, जो भी आपके कैपिटल लॉसेज हुए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि रेवेन्यू लॉसेज आर द लॉसेज which arise during the normal course of business, whereas capital losses are those which occur when selling fixed assets or raising the share capital.
इफ़ ए बिल्डिंग परचेज फॉर 5 लाख और सोल्ड कर दी 450 में, तो यहाँ पे बोल दिया कैपिटल लॉस हो गया 50,000। अब देखिए मैंने तो वो टिपिकल पार्ट बता दिया क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में जो उस वक्त पढ़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल पार्ट के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको बोल दिया 5 लाख की चीज़ 450 में बेची, तो ये कैपिटल लॉस हो गया। तो ये आपका एक तरीके से कैपिटल लॉस का पार्ट है। और रेवेन्यू लॉस के में एग्जांपल क्या दे रखा है, रेवेन्यू लॉस में तो जनरली आप क्या बोलोगे, जो भी रेवेन्यू आपकी रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट ज़्यादा आ गया और रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट कम, तो वो जनरली रेवेन्यू लॉस के फॉर्म में होगा। इसी तरीके से आपको बोल दिया सिमिलरली व्हेन शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 आर इशूड एट ₹9, तो जो डिस्काउंट है ₹1 का, वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल लॉस का पार्ट कहलाएगा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी ए कैपिटल लॉस। इस कैपिटल लॉस को आप कैपिटल रिजर्व से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से आपने कंपनीज वाले पार्ट में खूब बार देखा होगा। अगर मेरी एंट्रीज का पार्ट आता है तो मैं ज़रूर आपको वो करके दिखाऊंगा, किससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जस्ट एज कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सिमिलरली कैपिटल लॉसेज आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो तब तक आपने कैपिटल लॉसेस क्या दिखाए, अगर राइट ऑफ नहीं करे तो एसेट साइड में। एज एंड व्हेन कैपिटल प्रॉफिट अराइज, कैपिटल लॉसेज आर ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट देम। इफ हाउएवर कैपिटल लॉसेज आर ह्यूज, तो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि इनको ओवर ए नंबर ऑफ ईयर क्या करो, चार्ज करो, यानी राइट ऑफ करो और धीरे धीरे पीएनएल से चार्ज करो। मान लो कि अगर मैंने बोला कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जैसे भी आप बात करेंगे, वो टोटल मिला के 1 लाख का है। अब आपको पता है कि अगर आप उस साल राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतने कैपिटल प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, मान लो आपने बोला कि 5 साल में राइट ऑफ करना है इक्वली, तो आपका क्या होगा 20 इस तरीके से राइट ऑफ होगा। या आपने कभी कभी वैसे भी देखा होगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के रेशो में, आपने पढ़ा होगा कंपनीज के केस में, तो उस हिसाब से राइट ऑफ करते हो। पर आजकल मैंने देखा है पूरा का पूरा एक साथ राइट ऑफ हो जाता है उसी पर्टिकुलर ईयर में। ठीक, क्योंकि मैंने अभी नई बुक पढ़ाई थी बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो उसमें मैंने देखा था कि वो पर्टिकुलर जो ये कॉन्सेप्ट था वो हट गया था और पूरा का पूरा क्या हो गया, पीएनएल से राइट ऑफ हो गया। तो एक बार उसको कवर कर लेंगे, देख लेंगे प्रॉपर पूरा, जब कंपनी का पार्ट आएगा जिससे हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट इफ़ दे आर नेग्लिजिबल दे आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच दे अकर। ऐसे हो गया, देखो जो मैं बता रहा हूँ कि पीएनएल से एक तरीके से क्या कर दिया आपने, पूरा डेबिट कर दिया और राइट ऑफ कर दिया। अब देखिए पीएनएल या फ्री रिजर्व बोल सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो, उनसे आप राइट ऑफ कर सकते हो। अब ये आपको इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है, टोटल मिला के आपको 10 इलस्ट्रेशन 1 में 10 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे आपको मैं पढ़ा देता हूँ, एक ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ओवरहोलिंग एंड पेंटिंग ए सेकेंड हैंड ट्रक न्यूली परचेज। सेकेंड हैंड ट्रक पर आपने अभी नया का नया खरीदा है, तो आपके लिए तो न्यू है, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी आपकी, कैपिटल। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू या कैपिटल लॉस, ये आपको दिखाना है। अब मैंने आपको बता दिए सारे के सारे पार्ट, अगर कुछ भी आपकी दिक्कत होगी तो वो पूछ लेना, पर आप पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद मैं पास्ट ईयर के एमसीक्यू जब कवर कराऊंगा ना, तो उसके साथ इसको भी कवर करा दूंगा। इसी तरीके से मैंने एक और इलस्ट्रेशन कवर किया है। अब मैं नीचे ले लेता हूँ तो आंसर आ जाएंगे सॉल्यूशन, तो मैं क्या करता हूँ सीधा लेके चलता हूँ इलस्ट्रेशन 2 की तरफ आपको। ये देखिए इलस्ट्रेशन 2, इसमें भी मैंने दिए हैं अराउंड कितने 10। इसके बाद सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको अनसोल्ड पीडीएफ नाम से दे दूंगा, फिर उसके बाद सॉल्व पीडीएफ नाम से आपको कवर करके दे दूंगा। जब तक आपको क्या करना है, ये इलस्ट्रेशन 1 2 भी कवर कर लेना है, और साथ में मैं आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आपको कवर करने होंगे। और इन दोनों का पार्ट हम क्या करेंगे, एक साथ पास्ट ईयर के एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट आएगा और कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सबसे रिलेटेड पार्ट आएगा। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ में आएगी। नॉर्मल पार्ट था, इतना टिपिकल नहीं था, इतना आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको कवर करना है तो ये ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि देखिए पास्ट ईयर में आ चुके हैं, अभी का नहीं बोल सकता, लेकिन पहले के आ चुके हैं, इसलिए मैंने कवर कर लिया। अगले पार्ट में हम देखेंगे एमसीक्यूज, फिर उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।